Hello everyone, welcome to IKTAB. So let's start with the newspaper analysis for 29th of March. Now first things first, let's understand कि आज हमें कौन कौन सा न्यूज़ को डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले विल टॉक अबाउट द माइनॉरिटी स्टेटस और कौन सा गवर्नमेंट इसको प्रोवाइड कर सकता है। तो रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ यहाँ पर अपनी पॉइंट्स वगैरह रखे हैं, उसको हम समझेंगे कि एग्जैक्टली माइनॉरिटी का स्टेटस कौन सा गवर्नमेंट किसको दे सकता है। सेकंड विल टॉक अबाउट अ पेसर स्कीम। ये स्कीम रिसेंटली अंटार्कटिका के जो हमारे एक्सपीडिशंस वगैरह होते हैं उसको प्रमोट करने के लिए स्टार्ट किया गया है। एग्जैक्टली पेसर किस तरीके से काम करता है इसके बारे में हम समझेंगे। थर्ड विल टॉक अबाउट अ डिफरेंट टाइप ऑफ जोन दैट इज कॉल्ड एज एनिमल डिजीज फ्री जोन। देखिए इंडिया से जितने भी एनिमल के प्रोडक्ट्स वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं उसको और ज्यादा इंक्रीज करने के लिए ये पर्टिकुलर जोन्स बनाने की बात की गई है और इसके थ्रू जो हमारा एक्सपोर्ट है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम समझेंगे। एंड फाइनली विल टॉक अबाउट ऑल टेरेन व्हीकल्स जिसको रिसेंटली लद्दाख और कच्छ के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। देखिए अभी तक इसको लाया नहीं गया है बट इसको बात की जा रही है कि इसको लेकर आएंगे, तो इसके बारे में हम समझेंगे कि एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द माइनॉरिटी स्टेटस और किस तरीके से जो माइनॉरिटी का स्टेटस होता है उसको डिसाइड किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट ये है कि रिसेंटली यूनियन गवर्नमेंट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है और सुप्रीम कोर्ट ने उसे कुछ दिनों पहले कुछ क्वेश्चन किए थे, उसी क्वेश्चन के आंसर देती है, जहां पर यूनियन गवर्नमेंट ने ये बोला कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स है उनके पास भी ये पावर है कि वो किसी भी डिफरेंट रिलीजन या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को एक माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर सकती है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ हिंदूज। फिर समझिए, देखिए हुआ ये था कुछ दिनों पहले कि सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन गवर्नमेंट का रिस्पांस मांगा था कि एग्जैक्टली कौन कौन से गवर्नमेंट ऐसे हैं, कौन कौन से बॉडीज ऐसी हैं जो कि किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को या फिर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर सकती है, मतलब कौन प्रोवाइड कर सकता है। तो बदले में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया है कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहाँ पर प्रोवाइड कर ही सकती है, साथ में जो स्टेट गवर्नमेंट है अब वो भी किसी भी पर्टिकुलर रिलीजियस या फिर लिंग्विस्टिक कम्युनिटी को माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर सकती है। यहां तक कि अगर एक पर्टिकुलर ग्रुप कोई हिंदू ग्रुप भी है उसको भी ये माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड कर सकते हैं अगर उसकी पॉपुलेशन कम है एज कंपेयर टू बाकी जितने भी रीजन है उनसे। ठीक है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले द वर्ड माइनॉरिटी जो है ऐसा नहीं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये अपीयर नहीं होता है, बहुत बार अपीयर होता है बट इसको कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया। जैसे आपने एक दूसरा वर्ड सुना होगा फेडरेशन। फेडरेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पर भी शो नहीं होता है, मतलब कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ है फेडरेशन वर्ड, बट जो माइनॉरिटी का स्टेटस है वो ऑल्दो मेंशन तो है बट इसको कहीं डिफाइन नहीं किया गया। और इसके तहत एक प्ली यहां पर कुछ सालों पहले मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक टाइप का केस आया था जिसके अंदर यह बोला गया था कि जो हिंदूज हैं वो 6 डिफरेंट स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरी के अंदर माइनॉरिटी का स्टेटस रखते हैं, मतलब कि उनकी पॉपुलेशन बाकी जो भी बाकी जितने भी एरियाज हैं उनसे काफी कम है। देखिए यहाँ पर 3 यूनियन टेरिटरीज नहीं है, पर 2 यूनियन टेरिटरीज हैं और अराउंड 5 स्टेट्स हैं। ठीक है, सो 5 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जो कि एक्चुअली जिनके यहाँ पर हिंदू जो है वो माइनॉरिटी के अंदर प्रेजेंट है, बट बिकॉज इंडिया को एक हिंदू नेशन बोला जाता है इसलिए उन स्टेट्स के अंदर हिंदू की जो माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनको किसी भी पर्टिकुलर माइनॉरिटी के जो स्कीम्स वगैरह होती है उसका बेनिफिट नहीं मिलता है। देखिए हम बात करते हैं इसके बारे में। 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके तहत टोटल इतने डिफरेंट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पर मतलब इतने ऐसे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर जो हिंदूज हैं वो एक्चुअली माइनॉरिटी के अंदर प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कौन कौन से स्टेट्स प्रेजेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव यहाँ पर मिजोरम, वी हैव नागालैंड, वी हैव मेघालय, वी हैव अरुणाचल प्रदेश, वी हैव मणिपुर एंड वी हैव पंजाब। ये हमारे पास 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टेट्स प्रेजेंट है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव 3 डिफरेंट हमारे जो यूनियन टेरिटरीज है वो एक्चुअली प्रेजेंट है। 1 इज लक्षद्वीप, सेकंड इज जम्मू कश्मीर एंड थर्ड इज लद्दाख। ठीक है, सो अगर आप लद्दाख और जम्मू कश्मीर को सेम मानते हैं तो मतलब ये 2011 का सेंसस है उस टाइम ऑब्वियसली दोनों सेम हुआ करते थे, इसलिए यहाँ पर एक सिंगल जेएनके लिखा हुआ है, दैट इज व्हाई पीछे साइड के सिर्फ 2 ही हैं बट एक्चुअली यहाँ पर अब 3 हो चुके हैं बिकॉज जम्मू कश्मीर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दिस थिंग। सो लक्षद्वीप, जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये 3 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल, मणिपुर और पंजाब ये ऐसे स्टेट्स है जहां पर जो हिंदूज हैं वो एक्चुअली माइनॉरिटी के अंदर रह रहे हैं। ठीक है, और सबके आगे परसेंटेज वगैरह लिखा हुआ है बट यू डोंट नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए इन स्टेट्स के अंदर हिंदूज को भी जो हिंदू की कम्युनिटी है उनको यहाँ पर माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए बिकॉज 2002 के अंदर एक टाइप का टीएमआई पाई फाउंडेशन केस आया था और 2005 के अंदर एक बाल पाटिल केस आया था। दोनों के अंदर ये बोला गया था कि कोई भी ऐसा स्टेट जहां पर कि एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम है उसको माइनॉरिटी का स्टेटस मिलना चाहिए, बट इसके बावजूद अभी तक हिंदूज को इन 6 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरिटरीज के अंदर माइनॉरिटी का स्टेटस नहीं दिया गया। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट्स टॉक अबाउट द टीएमआई पाई केस। देखिए टीएमआई पाई केस जो है वो बात करता है कि जो हमारा आर्टिकल 30 है ना जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि बात करता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज के बारे में, उसके तहत कोई भी ऐसी बॉडी जो कि एजुकेशनल बॉडी है, जो कि रिलीजियस बॉडी है, फिर कोई लिंग्विस्टिक बॉडी है जो कि माइनॉरिटी के अंदर प्रेजेंट है, उसको स्टेट वाइज एक लिस्ट बनाना जरूरी है। मतलब हर एक स्टेट का अपना एक खुद का लिस्ट होना चाहिए और उस लिस्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए कि एग्जैक्टली कौन कौन सी कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि माइनॉरिटी के अंदर आते हैं।
सिमिलरली 2 साल के बाद 2005 के अंदर बाल पाटिल केस होता है, जहां पर यह बोला जाता है कि जो टीएमआई पाई जो केस था उसी को आगे बढ़ाते हुए ये स्टेट, देखिए स्टेट जो है, स्टेट को यहां पर परमिशन दी गई कि स्टेट के पास ये पावर रहेगा कि किसी भी लिंग्विस्टिक या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी को वो लोग खुद से डिसाइड कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो है वो माइनॉरिटी होगी या नहीं होगी। अब देखिए ये जो स्टेट वर्ड है ना, अब ये स्टेट वर्ड को लेकर यहां पर प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई कि एग्जैक्टली स्टेट यहां पर किसको रेफर कर रहा है, क्या यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट को रेफर कर रहा है या फिर सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रेफर कर रहा है। बिकॉज अगर आप स्टेट को एज अ टर्म देखेंगे तो स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट, तो स्टेट का एक्चुअली मतलब ये होता है कि जो भी वहां पर गवर्नमेंट पावर के अंदर है वो एक्चुअली वहां पर होनी चाहिए। तो टेक्निकली इसका मतलब ये होना चाहिए था कि सेंट्रल प्लस स्टेट गवर्नमेंट दोनों उसके पास पावर होनी चाहिए थी, बट 2005 के बाद एक्चुअली ये पावर सिर्फ और सिर्फ स्टेट के पास ही रहती है, ठीक है, ऐसा उस पिटीशन के अंदर लिखा गया था। अब देखिए 2005 के अंदर जो बाल पाटिल केस आया था उससे जस्ट पहले 2004 के अंदर एक यहां पर एक्ट पास हुआ था, दैट वाज कॉल्ड एज नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट, यानी कि एनसीएमईआई एक्ट। इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू क्या हुआ था, सेंट्रल गवर्नमेंट को सारी की सारी पावर दी गई थी, मतलब सारी आर्बिट्री पावर, इरेशनल और ऑफेंडिंग पावर इसको बोलते हैं, सारी की सारी पावर दी गई थी कि मतलब स्टेट के पास कोई पावर नहीं था, सारी की सारी पावर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी कि किसी भी माइनॉरिटी कम्युनिटी को वो लोग नोटिफाई कर सकते हैं। देखिए ये सब 2004 के अंदर हो रहा था, प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, 2004 के अंदर यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर आती है, बट अगले साल 2005 के अंदर ये पावर स्टेट के पास जाती है, मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास जाती है। बट होता क्या है, देखिए पिटिशनर्स का बोलना यह है कि 2005 के अंदर स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आने के बावजूद यहां पर जो बहुत सारे स्टेट्स हैं उनके पास पावर नहीं है, उन्होंने किसी भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को एक्चुअली वो रेफर नहीं कर पाए। बट जब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये बात गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि ये बात एक्चुअली बिल्कुल गलत है, बिकॉज महाराष्ट्र ने 2016 के अंदर ज्यूस कम्युनिटी को माइनॉरिटी डिक्लेयर किया था। सिमिलरली कर्नाटका ने अपने स्टेट के अंदर उर्दू, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, तुलु, लमानी, हिंदी, कोंकणी और गुजराती, इन सारे के सारे लैंग्वेज को माइनॉरिटी लैंग्वेज डिक्लेयर किया था। सो अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर ही नहीं थी तो महाराष्ट्र और कर्नाटक ने ऐसा किया कैसे? अगर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों ने ऐसा किया, इसका मतलब यह है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर थी, हर एक स्टेट गवर्नमेंट को ये पता भी था, और लेकिन सिर्फ दो ही गवर्नमेंट ने किया, महाराष्ट्र और कर्नाटक ने यूज किया, बट एक्चुअली बाकी सारी गवर्नमेंट को भी ये चीज यूज करना चाहिए था अगर वो चाहते तो। इसीलिए देखिए एक चीज समझिए, किसी भी माइनॉरिटी को अगर स्टेटस प्रोवाइड करना है, मतलब कि क्या एक पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी का स्टेटस मतलब ले सकती है फिर नहीं ले सकती है, उसके लिए पावर किसके पास है? सेंटर प्लस स्टेट गवर्नमेंट, राइट ना, आपको ध्यान रखना है चीज, ठीक है। सिमिलरली अगर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, सिमिलरली पावर यहां पर दोनों के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और जो स्टेट लेजिस्लेचर है दोनों के पास, मतलब दोनों साथ में मिलकर किसी भी माइनॉरिटी की कम्युनिटी को यहां पर बचा सकते हैं, ठीक है। आई होप आप इसी को समझ गए। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू द माइंड इज कि हु आर द माइनॉरिटीज जो राइट नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिसको नोटिफाई किया हुआ है। अभी राइट नाउ जो हमारा नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट जो 1992 के अंदर आया था, उसके अंदर हमारे सारे के सारे वो माइनॉरिटी के मतलब वो सारे इंस्टीट्यूशंस लिखे हुए हैं, वो सारे के सारे कम्युनिटी मतलब ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं जिनको एक्चुअली माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर किया गया है, और ये सब के सब एनसीएम एक्ट 1992 के अंदर मेंशन्ड है। अब ध्यान रखना आपको, यह है 1992 के आसपास में अभी बाई पाटिल केस नहीं आया था, इसलिए सारी की सारी पावर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास थी। और यहां पर यह बोला गया था 1992 के अंदर क्या हुआ था, इस पहले देखिए इससे पहले देयर वाज अ मतलब ग्रुप कॉल्ड एज, मतलब इस ग्रुप को बोलते थे माइनॉरिटी कमीशन ग्रुप, इसे एमसी ग्रुप बोला था, इनके माइनॉरिटी कमीशन ग्रुप, बाद में इसका नाम चेंज करके एनसीएम रख दिया गया, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, और इसको बाद में स्टैच्यूटरी स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। जब 1992 के अंदर इसको स्टैच्यूटरी स्टेटस मिलता है तो 1993 के अंदर इसने अपना पहला स्टैच्यूटरी नेशनल कमीशन बनाया, और इसके तहत इसने 5 डिफरेंट कम्युनिटीज को माइनॉरिटी का स्टेटस प्रोवाइड किया। दीज आर मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, सिख, बुद्धिस्ट और जोरास्ट्रियन यानी कि पारसीज। इन 5 ग्रुप्स को उन्होंने बोला कि नेशनल लेवल पे कहीं पर भी ये चीज मतलब ये ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे उनको माइनॉरिटी माना जाएगा। सिमिलरली 2014 के अंदर जैन्स को यहां पर डिक्लेयर किया गया कि वो भी एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है। सो यहां से यूपीएससी कैन आस्क अ वेरी सिंपल सा क्वेश्चन कि विच इज द लेटेस्ट माइनॉरिटी दैट हैज बीन एडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज एक्चुअली जैन्स। 2014 में इसको ऐड किया गया था, जस्ट रिमेंबर दिस फैक्ट, ठीक है। तो इसके तहत हमने समझने की कोशिश की एग्जैक्टली किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बहुत सारे माइनॉरिटी वगैरह को स्टेटस प्रोवाइड कर रखा है। इसके अलावा भी है महाराष्ट्र और कर्नाटक, 2 ऐसे एग्जांपल जिन्होंने स्टेट ने भी अपना पावर को यूज किया हुआ है, ठीक है। ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं पेसर स्कीम के बारे में। नाउ पेसर स्कीम क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। पेसर का फुल फॉर्म क्या है? पेसर का फुल फॉर्म है पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम, ठीक है। पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर स्कीम इस तरीके से मूव कर रहा है। नाउ रिसेंटली यूनियन का जो हमारा कैबिनेट है सेंट्रल गवर्नमेंट, उन्होंने इसको अप्रूव कर दिया और बोला है कि 2021 से लेकर 2026 यानी कि अगले 5 सालों तक जो पेसर स्कीम है वो यहां पर लॉन्च रहेगा, वो यहां पर काम करेगा। तो इस पेसर स्कीम के अंदर टोटल 6 कंपोनेंट्स हैं। समझते हैं इस चीज को। देखिए पेसर स्कीम का सबसे पहले मेन एम क्या है? मेन एम इसका यह है कि जो हमारे इंडिया का जो भी आर्कटिक और जो अंटार्कटिक का जो मिशन वगैरह होता है ना, उस मिशन को प्रॉपर्ली सक्सेसफुल बनाना है, वो इस चीज का मेन गेम है। देखिए आप नाम से समझ गए होंगे, पोलर का साइंस है, मतलब पोलर जो एरियाज हैं उस बेसिस पे साइंस और क्रायोस्फीयर को प्रमोट करने के लिए इस चीज को स्टार्ट किया गया है। टोटल 6 कंपोनेंट्स इसके अंदर है। सबसे पहली बात, एक पोलर रिसर्च वेसल को बनाना है, ठीक है। फर्स्ट चीज तो आप समझ गए। सेकंड चीज, हमारे अंटार्कटिका के अंदर ऑलरेडी 2 रिसर्च बेस प्रेजेंट है, थर्ड रिसर्च बेस बनाना है। कौन कौन से 2 प्रेजेंट है उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड चीज, आर्कटिक रीजन के अंदर देखिए, अगर आप आर्कटिक और अंटार्कटिक को अगर आप समझ रहे हैं, तो अगर इस तरीके से हमारा अर्थ है, तो जो टॉप वाला पार्ट जो नॉर्थ पोल के पास समझते हैं, इस आसपास में जितना भी आइस वगैरह प्रेजेंट है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज आर्कटिक। और जो नीचे वाला पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड एज अंटार्कटिक, ठीक है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग।
ऑलराइट, तो अब ये समझ गया। पहली बात तो एक पोलर रिसर्च एक टाइप का वेसल बनाना है। सेकंड, अंटार्कटिका के अंदर तीसरा रिसर्च बेस बनाना है। थर्ड चीज, आर्कटिक के अंदर बहुत सारे साइंटिफिक एंडेवर्स वगैरह स्टार्ट करने हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने हैं। नेक्स्ट इज जो अंटार्कटिका है उसके लिए बहुत सारे पोलर एक्सपीडिशंस वगैरह मतलब एम करने मैच करना है। एंड फाइनली साउथ ओशन जो है मतलब सदर्न ओशन यानी कि जो अंटार्कटिका का ओशन है वहां पर एक्सपीडिशंस वगैरह भेजना है इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू। इसी चीज के लिए यहाँ पर पेसर स्कीम को यहाँ पर रिसेंटली स्टार्ट किया गया है। ऑलरेडी कौन कौन से काम ये कर चुकी है, देखिए ये सारे के सारे जो मिशन हैं इन सबको एक्चुअली इंप्लीमेंट किया जाता है थ्रू नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, एनसीपीओ नाम का एक बॉडी है। यही बॉडी सारे के सारे आर्कटिक और अंटार्कटिका जो मिशन है उसको सबको लॉन्च करता है। अब देखिए जो भी हमारे जो केमिकल प्रोसेस वगैरह होते हैं, जैसे अगर हम अंटार्कटिका जाते हैं तो वहां पर हम देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज लार्सेमान हिल्स। जस्ट रिमेंबर द नेम, लार्सेमान हिल्स जो है वो अंटार्कटिका के ईस्टर्न पार्ट के अंदर प्रेजेंट है। वहीं पर हमारे सारे के सारे रिसर्च वगैरह होते हैं। सो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया अगर अंटार्कटिका के अंदर जाता है तो रहता कहां पर है, तो एक्चुअली जिस प्लेस पे वो जाता है दैट थिंग इज कॉल्ड एज लार्सेमान बेस, और वहीं पे एक्चुअली हम फील्ड बेस अपनी स्टडीज वगैरह करते हैं। सिमिलरली हमने अपना खुद का एक इंड आर्क मूरिंग सिस्टम बना रखा है। इंड आर्क का देखिए, अगर आप इंड आर्क को ब्रेक करेंगे तो इंड का मतलब होता है इंडिया, आर्क का मतलब है आर्कटिक। सो इंड आर्क का मतलब है इंडिया का जो आर्कटिक मिशन है उसलिए कि उन्होंने एक टाइप का मूरिंग सिस्टम बना रखा है। मूरिंग सिस्टम का मतलब होता है एक ऐसा शिप जो कि वहां पर जाएगा, वहां पर अपने आप को स्टक कर लेगा, मतलब अपने आप को रोक लेगा और वहां पर जाकर मतलब काम करेगा। अच्छा, मूरिंग को मैं आपको हल्का सा और समझाता हूं कि एग्जैक्टली मूरिंग काम कैसे करता है, किस तरीके से एक शिप वहां जाकर अपने आप को रोकती है। देखिए जो शिप वगैरह होती है ना वो अपनी जर्नी को पहले से एडवांस में स्टार्ट करती है ना। आप जानते हैं कि जो आर्कटिक वाला जो एरिया है या फिर अंटार्कटिक वाला एरिया है दोनों बहुत ही कोल्डर रीजन में है, बिकॉज एक यहाँ पर नॉर्थ पोल पे है और एक यहाँ पर साउथ पोल पे है। जो आर्कटिक है वो नॉर्थ पोल पे है, साउथ वाला जो है वो अंटार्कटिक है। अब समझिए नॉर्थ पोल और साउथ पोल की खासियत क्या है। दोनों की एक खासियत ये है कि दोनों के यहाँ पर आइस बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, मतलब कि वहां पर सारा का सारा पानी जो है सारा जो वाटर जो है वो एक्चुअली आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, दिस इज इजी थिंग। सो इसी चीज को एक्चुअली डिफरेंट साइंटिस्ट वगैरह जो है यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। जस्ट सपोज मान लीजिए कि ये टाइप का आर्कटिक है और आर्कटिक ओशन है, जस्ट सपोज दिस इज आर्कटिक ओशन। ठीक है, सो एग्जांपल लेते हैं कि जो आर्कटिक ओशन है वो हर साल विंटर्स के टाइम में वो एक्चुअली विंटर्स के टाइम में जम जाता है, मतलब वो पूरी तरीके से जो वाटर है आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो लेट्स फॉर एग्जांपल टेक एग्जांपल कि विंटर मान लीजिए कि यहाँ पर दिसंबर में स्टार्ट होता है। ठीक है, दिसंबर किसी भी साल में दिसंबर में स्टार्ट होता है और जस्ट मतलब फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल फरवरी तक ये विंटर रहता है। मतलब कि हमें पता है, सारे के सारे साइंटिस्ट वगैरह को पता है कि ये जो पर्टिकुलर आर्कटिक ओशन का जो वाटर है ऊपर वाला पार्ट यानी कि जो हमारे नॉर्थ पोल के पास प्रेजेंट है, अगर वो दिसंबर से लेकर फरवरी तक वो बिल्कुल जमा रहता है। सो व्हाट वी कैन डू इज किसी तरीके से हम अपने शिप को लेकर के नवंबर में यहाँ पहुंच जाते हैं, मतलब नवंबर के लास्ट में पहुंच जाते हैं। अब देखिए जब हम नवंबर में यहाँ पहुंच जाते हैं तो हम बिल्कुल आर्कटिक के बीच में होते हैं। ठीक है, मतलब जो भी साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, साइंटिस्ट वगैरह शिप के अंदर बैठे होते हैं। ठीक है, और ये बड़ा सा शिप होता है जो कि इसके अंदर होता है। लेट मी शो यू इमेज यहाँ पर। तो अगर आप इस इमेज को देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए आसपास वाटर है। व्हाट इट डिड वाज, ये पूरे का पूरा शिप यहाँ पर गया और इस शिप ने अपने आप को जाकर रोक दिया। तो जैसे मैंने आपको बताया था, मान लीजिए कि दिसंबर से लेकर फरवरी तक अगर आइस रहता है तो हम नवंबर के लास्ट में यहाँ पहुंच जाते हैं और अपने शिप को एक पर्टिकुलर प्लेस में जाकर रोक देते हैं। नो ऑटोमेटिकली दिसंबर फर्स्ट या फिर दिसंबर जब स्टार्ट होता है तो ऑटोमेटिकली आसपास का जो पानी है वो आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है और उसके कारण आसपास का जो पूरा एरिया है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है और जो शिप है वो बिल्कुल बीच में यहाँ पर फंस के रह जाती है, मतलब स्टक होकर रह जाती है। ठीक है, इसे स्टक करने को कहते हैं मूरिंग करना, मतलब कि अपने आप को वहां पर जाकर रोक देना। सो जानबूझ के जो साइंटिस्ट वगैरह है वो अपने आप को इस चीज के ऊपर जाकर रोक देते हैं। इसके कारण क्या होता है, अगले 2 महीनों के लिए, मतलब दिसंबर जनवरी फरवरी, अगले 2 से 3 महीनों के लिए इन साइंटिस्ट को एक टाइप का परमानेंट बेस मिल जाता है, बिकॉज ये इजिली इस पर रह सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर अपने इक्विपमेंट्स वगैरह को लेकर इजिली इस आइस के ऊपर ट्रैवल कर सकते हैं, यहां पर आके अपने रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, अपने एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। और जब ये वापस फरवरी हो जाएगा, मतलब फरवरी का टाइम आ जाएगा और फिर से जब ये आइस वगैरह पिघल करके फिर से वाटर बनना स्टार्ट हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये लोग फिर से देखिए आसपास का आइस पूरा का पूरा फिनिश हो जाएगा और फिर ऑटोमेटिकली ये जो शिप है उसको लेकर वापस अपने जहां पर भी इनका प्लेस होगा वहां तक पहुंच जाएंगे। दिस थिंग इज कॉल्ड एज मूरिंग सिस्टम और यही मूरिंग सिस्टम इंडिया जो है आर्कटिक और अंटार्कटिक दोनों के लिए प्लान कर रहा है। इसी चीज को यहां पर प्रमोट करने के लिए, इस चीज को आगे बढ़ाने के लिए इस पेसर स्कीम को यहां पर लॉन्च किया गया है। तो आई होप आपको जो मूरिंग सिस्टम था वो इजीली समझ आ गया होगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां बात करने वाले हैं एनसीपीओआर यानी कि नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च। नाउ इस बॉडी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया कि जब भी कोई आर्कटिक मिशन या फिर अंटार्कटिक मिशन हम इंडिया वाले लॉन्च करेंगे तो सबसे पहले यही वाला जो सेंटर होगा, यही जो बॉडी होती है वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से कहां जाना है कहां नहीं जाना है। तो जैसे कि अंटार्कटिका के अंदर जो लार्सेमान हिल्स नाम का जो प्लेस है वो एक्चुअली एनसीपीओआर ने ही इसको मतलब चूज किया हुआ है। तो द मेन क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड फ्रॉम दिस ओशन रिसर्च सिस्टम इज कि एग्जैक्टली किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है। तो इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस और ये एक टाइप का ऑटोनोमस बॉडी है, इससे कुछ डिफरेंट रिस्पांसिबिलिटीज है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जो हमारा अंटार्कटिका है, देखिए अंटार्कटिका यानी कि जो हमारा अर्थ है उसका नीचे वाला पार्ट अंटार्कटिका है। जब भी अंटार्कटिका में इंडिया जाता है तो इंडिया ने अपने ऑलरेडी कुछ बेसिस वगैरह बना रखे हैं। नाउ जस्ट रिमेंबर, जब अंटार्कटिका में इंडिया गया था तो सबसे पहला बेस इंडिया ने जो 1980s के आसपास में बनाया था उसका नाम रखा था दक्षिण गंगोत्री। दक्षिण गंगोत्री।
नाउ वाइट मतलब वाइट दक्षिण, दक्षिण का मतलब है साउथ, यानी कि इंडिया अपने साउथ की साइड में जा रहा था यहाँ पर, इसलिए इसका नाम दक्षिण रखा था। और गंगोत्री ऑब्वियसली एक टाइप का नेम के लिए रखा गया था। तो जस्ट रिमेंबर इंडिया का पहला बेस कौन सा था जो कि अंटार्कटिका ओशन के अंदर प्रेजेंट है, दैट वाज दक्षिण गंगोत्री। उसके बाद जब दक्षिण गंगोत्री यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आया अंटार्कटिका के अंदर, तूफान के कारण हमारा जो बेस था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया, मतलब खराब हो गया। उसके कारण हमने यहाँ पर एक सेकंड बेस बनाया, उसका नाम रखा हमने मैत्री, और थर्ड बेस बनाया उसका नाम हमने रखा भारती। तो जस्ट रिमेंबर दीज थ्री नेम्स। फर्स्ट का नाम था दक्षिण गंगोत्री, सेकंड का नाम था मैत्री, और थर्ड का नाम है भारती। नाउ जैसा हम जानते हैं दक्षिण गंगोत्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर तूफान। सो राइट नाउ हमारे पास दो वर्किंग हमारे पास ऐसे ग्रुप्स प्रेजेंट है, मतलब दो हमारे पास वर्किंग बेसिस प्रेजेंट है। फर्स्ट का नाम है मैत्री और सेकंड का नाम है भारती, जो दोनों ही अंटार्कटिका के अंदर प्रेजेंट है। जस्ट रिमेंबर सिमिलरली जिस तरीके से हमारे अंटार्कटिका के अंदर कुछ बेसिस प्रेजेंट है, सिमिलरली हमारे पास आर्कटिक के अंदर एक सिंगल बेस प्रेजेंट है, उसका नाम हमने हिमाद्री रखा हुआ है। तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगर आपसे कोई भी पूछता है कि कौन सा कहां पर है, तो नीचे यानी कि नीचे वाले पे हमारे दो बेसिस है, एक का नाम है मैत्री और एक का नाम है दूसरा नाम है भारती। बट जो ऊपर यानी कि आर्कटिक वाला पार्ट है वहां पर हमारे पास सिर्फ एक ही बेस है राइट नाउ, उसका नाम है हिमाद्री। यही जो हमारे पास नीचे दो बेसिस है ना मैत्री और भारती, इसी को इंक्रीज करके थर्ड बेस बनाने की बात की जा रही है। वही पेसर स्कीम का मेन एम भी है, मतलब ये भी उसका एक मेन एम है। ठीक है, फर्स्ट चीज आप समझ गए। तो मैत्री भारती अगर आपसे कोई भी पूछता है या फिर हिमाद्री आपसे कोई पूछता है या फिर आपसे कोई दक्षिण गंगोत्री पूछता है, तो आई थिंक यू कैन डायरेक्टली आंसर नाउ। सेकंड चीज, यू मस्ट रिमेंबर अबाउट सागर कन्या। नाउ सागर कन्या क्या है? सागर कन्या एक टाइप का ओआरवी है। ओआरवी का मतलब होता है ओशन रिसर्च व्हीकल। तो जो पीछे मैंने आपको शिप दिखाई थी, जो शिप जो आइस के आसपास में स्टक थी, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ओआरवी, यानी कि ओशन के अंदर जाकर रिसर्च करने वाला जो वेसल होता है, दैट थिंग इज कॉल्ड एज ओआरवी, और उसी का नाम यहां पर रखा गया सागर कन्या। सो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस है उसने एनसीपीओर के साथ मिलकर एक सागर कन्या नाम का एक शिप बनाया है, एक टाइप का ओशन रिसर्च व्हीकल बनाया है, जो कि वहां पर जाकर के एक्चुअली रिसर्च वगैरह करने में हेल्प करेगा। तो ये जो ओआरवी है यानी कि सागर कन्या है, ये बहुत ही वर्सेटाइल ओशन ऑब्जर्विंग प्लेटफॉर्म है, मतलब कि बहुत सारे पहली बात तो डिफरेंट काम कर सकता है। उसमें से मेन काम क्या है? ओशन को आसपास से ऑब्जर्व करना, और बहुत सारे जो एडवांस साइंटिफिक इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सब यहाँ पर सागर कन्या के ऊपर रखे जा सकते हैं, और उसको एक बार में लेके जाए जा सकते हैं, और वहां पर जाकर जो भी रिसर्च वगैरह है वो किया जा सकता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि एनसीपीओआर का हेडक्वार्टर कहां प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन गोवा। जस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये समझ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, बहुत सारे जो साइंटिफिक रिसर्च वगैरह जो हम आर्कटिक या फिर अंटार्कटिका के अंदर कहीं पर भी करेंगे, वो सब एनसीपीओआर के बिना नहीं हो सकता। तो वहां पर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एनसीपीओआर। अपार्ट फ्रॉम दिस देखिए, अगर आप आर्कटिक अंटार्कटिक को छोड़ भी दें, तो जैसे अगर ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के आसपास में अरेबियन सी है और ये बे ऑफ बंगाल है। तो इस पूरे रीजन के आसपास में जो भी हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, उस पूरे के पूरे जोन के अंदर जियो साइंटिफिक सर्विस करना, आसपास में ड्रिलिंग करना, कहीं से कोई मिनरल्स वगैरह निकालना, हाइड्रेट्स निकालना, गैस निकालना, कोई भी सल्फाइड्स वगैरह, मतलब किसी भी टाइप के मेटल्स निकालना, ये सारा का सारा काम जो है वो एनसीपीओआर का ही है। जस्ट रिमेंबर, यानी कि नेशनल कमीशन फॉर ये वाला जो है, मतलब जो ओशन रिसर्च वाला जो मिनिस्ट्री है, वही इसका मेन काम है और यही सारा का सारा काम करता है। तो जस्ट रिमेंबर, आर्कटिक अंटार्कटिक और आसपास में ईजेड सबका काम यही संभालता है। ऑलराइट, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं एनिमल डिजीज फ्री जोन के बारे में। एग्जैक्टली ये काम किस तरीके से करता है और ये जोन होता क्या है। देखिए, सबसे पहले समझिए कि जस्ट सपोज इंडिया को कोई भी मीट वगैरह का या फिर मीट का कोई प्रोडक्ट यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है, तो जस्ट सपोज इंडिया इज एक्सपोर्टिंग दिस टू यूएसए। तो अगर इंडिया इसको यूएसए को एक्सपोर्ट कर रहा है, तो वन थिंग दैट यूएसए विल वांट इज कि जो भी मीट वगैरह इंडिया से एक्सपोर्ट होकर यूएसए पहुंच रही है, वो सब हाई क्वालिटी का होना चाहिए, राइट? अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, बिकॉज अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा तो फिर मीट खा के मतलब कोई भी फायदा नहीं होगा। इसलिए इसी चीज को प्रमोट करने के लिए ये चीज इंश्योर किया जाता है कि जिस भी पर्टिकुलर एनिमल से वो मीट लिया जाता है, वो एनिमल किसी भी तरीके के डिजीज से पीड़ित ना हो, मतलब कि कोई भी डिजीज उसको ना हो। तो इसलिए एक डिजीज फ्री जोन बनाया जाता है। एक ऐसा जोन बनाया जाता है जहां पर जितने भी एनिमल्स वगैरह प्रेजेंट है, उन सबको कोई भी डिजीज वगैरह प्रेजेंट ना हो। समझते हैं। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए, यानी कि मीट बेस्ड एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने के लिए ये चीज अप्रूवल दे दिया है कि एक रीजन स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग रीजन के अंदर एनिमल डिजीज फ्री जोन्स बनना चाहिए, जो कि कंट्री के अंदर बहुत सारे बनने वाले हैं। मतलब कि ऐसे एरियाज बनाए जाएंगे, ऐसे बड़े बड़े फार्म्स बनाए जाएंगे जहां पर जितने भी एनिमल्स होंगे उनका रेगुलर चेकअप होगा, उनको मतलब रेगुलरली चेक किया जाएगा कि उनको किसी भी तरीके का कोई डिजीज तो नहीं है या फिर कोई भी प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं है। नाउ एनिमल डिजीज फ्री जोन का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा टेरिटरी, एक ऐसा एरिया जहां पर ऐसे एनिमल्स रह रहे हैं जिनको प्रॉपर्ली डिस्टिंक्टली हेल्थ का स्टेटस उनका टाइम टाइम चेक किया जा रहा है, सर्विलेंस किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, और उनके बायो सिक्योरिटी के मतलब मेजर्स वगैरह लिए जा रहे हैं, ताकि किसी भी तरीके का अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रॉब्लम को एलिमिनेट किया जा सके, ताकि जो इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड को हम पूरी तरीके से सेफ बना सके। जो भी मीट वगैरह को या फिर कोई भी मीट बेस्ड प्रोडक्ट को अगर हम लॉन्च कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो सब पूरी तरीके से सेफ होना चाहिए। ठीक है, द क्वेश्चन कम्स, व्हाट इज द नीड फॉर दिस थिंग? देखिए, सबसे बड़ी नीड ये है कि जो हमारा एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर है, एनिमल हस्बेंड्री का सेक्टर हमारे इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हमारी रूरल इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। अच्छा, एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? एनिमल हस्बेंड्री का सीधा सा मतलब है कि एनिमल्स वगैरह को प्रॉपर्ली पालना, इस तरीके से पालना कि उनको मीट के लिए या फिर मतलब जो भी आपका मतलब पोल्ट्री वाली चीजें हैं जैसे एग्स वगैरह हो गए, या फिर जो डेयरी वाला चीजें जैसे
जैसे कि दूध वगैरह हो गया, दही हो गया, इनकी मिल्क वगैरह हो गया, इन सब चीजों के लिए यूज करना, दैट थिंग इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, सिंपल सी चीज। ऑलराइट, अब देखिए किसी भी फार्मर्स के लिए पूरी तरीके से एग्रीकल्चर के ऊपर अगर आप मतलब एग्रीकल्चर से अगर आपको कुछ कमाना है तो आप सिर्फ और सिर्फ क्रॉप्स के ऊपर अपना पूरा ध्यान नहीं रख सकते, बिकॉज क्रॉप्स तो खराब हो सकते हैं। इसलिए क्रॉप्स के साथ साथ में बहुत सारे ऐसे फार्मर्स होते हैं जो कि मिक्स्ड फार्मिंग करते हैं। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब होता है जो फार्मर होता है वो एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के साथ साथ में बहुत सारे लाइफ स्टॉक्स को रेयर करता है, मतलब कि अपने साथ बहुत सारे जानवर वगैरह रखता है और उस जानवर को भी मतलब अलग अलग चीजों के लिए यूज करता है, जैसे मीट हो गया, पोल्ट्री हो गया, डेयरी हो गया, इन सब चीजों के लिए यूज करता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। इससे मिक्स्ड फार्मिंग को यूज करके अपने अपने जो भी उसकी सैलरी वगैरह है, जो भी उसके पैसे वगैरह है, उसको इंक्रीज करने की कोशिश करता है। दैट थिंग इज कॉल्ड एज मिक्स्ड फार्मिंग। इसी के लिए एनिमल डिजीज फ्री जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां तक कि जो भी मीट वगैरह यहां पर ट्रांसफर किया जा रहा है उसका न्यूट्रिशन, प्रोटीन्स, ये सब अच्छी क्वालिटी का हो, ये सब इंश्योर करने के लिए भी डिजीज फ्री जोन बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, फार्मर्स की इनकम वगैरह इंक्रीज हो जाएगी, जो भी उनको लेबर का डिमांड्स वगैरह वो सब ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो पॉइंट इज कि उनको काफी ज्यादा फायदा होगा। तो और जो हमारा एम है 2022 तक का हमारे जो फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करना है, उस चीज में भी काफी ज्यादा हमें हेल्प कर सकते हैं। राइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंडिया के एक्सपोर्ट्स के बारे में। क्या इंडिया किस तरीके से एक्सपोर्ट करता है? देखिए, किसी भी तरीके का कोई मीट हो, भले वो बोवाइन मीट हो या फिर किसी तरह का फ्रोजन मीट हो, इस हर एक चीज में इंडिया नंबर 1 है। इंडिया इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सबसे ज्यादा इंडिया एक्सपोर्ट करता है। बट अगर आप हनी और फिश की बात करेंगे, देखिए हनी हम पता है बीज से निकलती है और फिश एक टाइप का मतलब जो ओशन का जो मतलब ओशन एंड रिवर्स के अंदर पाया जाता है। सो हनी और फिश की बात करेंगे, उसके अंदर इंडिया ऑल्दो टॉप पे नहीं है, बट उसके अंदर भी इंडिया काफी ज्यादा अच्छे से एक्सपोर्ट करता है। अगर देखिए, अगर आप फिश की बात करेंगे तो फिश के अंदर जो चाइना है दैट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, मतलब प्रोड्यूसर, जस्ट रिमेंबर दिस, इंडिया इसमें लार्जेस्ट प्रोड्यूसर नहीं है। इंडिया का अगर आप प्रोड्यूसिंग की बात करेंगे तो मीट के अंदर इंडिया नंबर 1 पे है। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ नाम का जो बॉडी है, उसने भी ये बोला हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरीके का मीट बेस्ड प्रोडक्ट को अगर एक्सपोर्ट करना है तो उसको आपको पहले एनिमल डिजीज फ्री जोन बनाना होगा और जोनिंग करने के बाद आपको रिस्क मैनेजमेंट की डिफरेंट स्टडीज वगैरह बनानी होगी। उस तरीके से आप एनिमल डिजीज को पूरी तरीके से इरेडिकेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और उसके थ्रू आपको जो भी मीट वगैरह निकलेगा वो पूरी तरीके से सेफ होगा, जिसको आप इजीली एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज को फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे कि पहले का नाम रखा गया नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। इसके थ्रू कोई भी ऐसा मतलब एनिमल जिसके अंदर फुट एंड माउथ डिजीज या फिर ब्रुसलोसिस नाम का जो ये जो दोनों डिजीज हैं, इन दोनों चीजों को इरेडिकेट करने के लिए, पूरी तरीके से खत्म करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द डिजीज। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंदर कौन कौन से 2 डिजीज इंक्लूडेड है, मतलब किस 2 डिजीज को चेक किया जाता है, तो एक का नाम है फुट एंड माउथ डिजीज और एक का नाम है ब्रुसलोसिस। ठीक है, ये दोनों एनिमल्स के अंदर होते हैं। ऑलराइट, ये हो गया पहला। सेकंड जो मिशन लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसका नाम है नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन। और लाइफ स्टॉक का मतलब होता है वो सारे के सारे जानवर, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, सबको लाइफ स्टॉक बोलते हैं। अभी तो नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन है, इसमें क्या होता है, एनिमल फार्म्स वगैरह लगाए जाते हैं जिससे कि रियरिंग होती है। उसके कारण बहुत सारे गुड क्वालिटी ऑफ मीट प्रोड्यूस होता है और उसके कारण गुड क्वालिटी मीट प्रोड्यूस होता है तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट की जो क्वालिटी होती है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ये आप समझ गए। थर्ड चीज होता है दैट इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। अब देखिए, हमारे जितने भी एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री है, जहां पर हम कोई भी किसी भी तरीके का मीट या फिर कोई भी जो मतलब जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स है उसको बेचते हैं, उसमें से बनने वाला सबसे बड़ा फंड जो है वो यही है, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। ये जो है ये सबसे पहला और सबसे मेजर फंड है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, जिसके तहत जितने भी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी प्राइवेट डेयरी प्लेयर्स हैं, जितने भी इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर्स हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के जो हेड्स वगैरह हैं, वो सब के सब साथ आते हैं, कुछ ना कुछ फंडिंग के लिए हेल्प करते हैं और उसको सबको साथ मिलकर भारत के एनिमल हस्बेंड्री के एक्सपोर्ट्स को और ज्यादा इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। Apart from this, there is the fourth body called as APEDA. APEDA का फुल फॉर्म है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। APEDA जो है 1985 में APEDA एक्ट के थ्रू आया था। इसका मेन एम ये है कि एग्रीकल्चर और एनिमल्स के बेसिस पर जितना भी एक्सपोर्ट्स वगैरह उसको इंक्रीज करना है। इसके अलावा जो एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह है उसके एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करना है, ताकि डिफरेंट जो चीजें हैं जैसे कि पैकेजिंग हो गया, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो गई, फिर जो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, इन एक्सपोर्ट जोन्स ऑर्गेनाइजिंग, इन सब चीजों को प्रमोट कर सके, इन सब चीजों को आगे लेके जा सके। इसलिए APEDA नाम का जो प्लेटफॉर्म है उस चीज को यहाँ पर लॉन्च किया गया है और उसके थ्रू इस चीज को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। तो आपने समझा कि किस तरीके से हमारे भारत के अंदर, हमारे इंडिया के अंदर जो हमारा डिजीज फ्री जोन है उसको इंक्लूड करना है, उससे हमें एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना है और किस तरीके से कौन कौन से डिफरेंट इनिशिएटिव लिए गए हैं उसको आप समझिए। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। यहां हम बात करने वाले हैं फाइनली आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स के बारे में। ना देखिए, सबसे पहले आप इस व्हीकल को ध्यान से देखिए। इसके अंदर 2 डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर चीज से अटैच्ड है और नीचे स्नो है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऑल टेरेन व्हीकल्स है, मतलब किसी भी तरीके का जो मौसम होगा, किसी भी तरीके का एरिया होगा, उसके अंदर ये पर्टिकुलर जो व्हीकल है वो ट्रैवल कर सकते हैं। तो रिसेंटली इंडियन आर्मी ने इस चीज को रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन किया है, RFI। अच्छा, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, RFI क्या होता है? RFI एक टाइप का प्रोसेस है जहां पर क्या होता है, किसी भी एक पर्टिकुलर वेपन के बारे में आप इन्फॉर्मेशन मांगते हो। अगेन जस्ट अंडरस्टैंड, यहां पर सिर्फ RFI का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना होता है। अभी हमने किसी भी तरह का वेपन नहीं खरीदा है। जब भी आप RFI मांगते हो तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप यहां पर सामने वाले से वेपन खरीदने वाले हो, आप सिंपली उसका इंफॉर्मेशन मांगते हो। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट सपोज कि इफ यू हैव गॉन टू अ पर्टिकुलर शॉप, आप शॉप गए, ठीक है, और आपने एक दुकानदार से पूछा कि एक पर्टिकुलर जो सामान है, जस्ट सपोज कि देयर इज अ थिंग, और आपने पूछा कि कितने रुपए का है या फिर इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है। नाउ द थिंग दैट यू डिड इज,
हो सकता है कि आपने पूछा बट उस चीज को खरीदा नहीं, यू डिड नॉट परचेज इट। तो अगर आपने खरीदा नहीं, सिर्फ उसको पूछा, दैट थिंग इज कॉल्ड एज आरएफआई, यानी कि रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और वही चीज अभी इंडियन आर्मी ने रिसेंटली किया है, जहां पर एक टाइप की गाड़ी होती है, इसे कहते हैं आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मांगी है। नाउ इंडियन आर्मी का प्लान यह है कि भारत के अंदर 2 डिफरेंट प्लेसेस, एक है लद्दाख और एक है कच्छ, दोनों के अंदर आर्टिकुलेटेड ऑल टेरेन व्हीकल्स होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर किसी भी तरीके का जो भी काम वगैरह है उस पर्टिकुलर व्हीकल से किया जा सके। नाउ फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, समझते हैं कि ये व्हीकल है क्या। देखिए पीछे मैंने आपको दिखाया 2 डिफरेंट कैबिन्स होते हैं इसके अंदर, जो कि आपस में कनेक्टेड होते हैं, दोनों ही ट्रैक्ड होते हैं, मतलब आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा दे आर काइंड ऑफ अ कैरियर्स, जो कि रोड के अलावा बाकी एरियाज में मोबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, मतलब फास्ट चलने के लिए आपको हेल्प कर सकता है। अब देखिए इसकी सबसे अच्छी चीज ये होती है कि जो उसके मतलब जो उसके पहिए होते हैं ना, वो पहिए देखिए कॉमन पहिए नहीं होती है, वो इस तरीके से मूव करता है, जैसे कि टैंक का मतलब जो होता है ना पहिया होता है, उसी तरीके से बनाया गया है, जो कि प्रेशर बहुत ही कम एग्जर्ट करता है। ध्यान से देखिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जस्ट सपोज एक अगर सिंगल पहिया होता, अगर एक सिंगल पहिया है वो जमीन के ऊपर ज्यादा एग्जर्ट करेगा प्रेशर, या फिर इफ देयर इज अ थिंग कॉल्ड इस तरीके का है तो वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो ओवरऑल अगर देखिए इसके अंदर मान लीजिए कि टोटल 10 न्यूटन का प्रेशर है, तो 10 न्यूटन का प्रेशर इसके अंदर भी और 10 न्यूटन का प्रेशर इसके अंदर भी है, तो ये वाला पार्ट जो है वो ज्यादा प्रेशर एग्जर्ट करेगा, बिकॉज ये कम एरिया के थ्रू प्रेशर को एग्जर्ट कर रहा है। बट ये वाला पार्ट जो है 10 न्यूटन से उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहा है, एंड दैट इज व्हाई ये कम प्रेशर एग्जर्ट करेगा एज कंपेयर टू दिस वन। यही सेम चीज करता है, ये ग्राउंड के ऊपर प्रेशर कम एग्जर्ट करता है, उसके कारण जो आसपास का स्नो वगैरह होता है उस एरिया के अंदर किसी भी तरीके का डिफॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब आसपास को जो सॉइल वगैरह है उस पर किसी तरीके का प्रॉब्लम नहीं आता है। इसीलिए ये स्नो पे, डेजर्ट पे, किसी भी टाइप का स्लशी एरिया है, हर एक के अंदर इजीली ये मूव कर सकता है। इसके अलावा जो इसकी कैबिन बॉडी है वो बहुत ही ज्यादा बैलिस्टिकली प्रोटेक्टेड होती है, मतलब आसपास के एरियाज के अंदर वो काफी स्टील बॉडी से बनी होती है, एल्यूमिनियम से बनी होती है, उसके कारण किसी भी तरीके का अगर इसके ऊपर गोली वगैरह भी चलेगी तो इसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आपने समझा कि किसी भी तरीके का डीप स्नो वगैरह हो गया, कोई भी सैंड वगैरह हो गया, हर एक एरिया के अंदर इजीली ट्रैवल कर सकता है, और इसी चीज को यूज करने के लिए इंडियन आर्मी ने इसको लद्दाख और रन ऑफ कच्छ के लिए खरीदा है। तो ये बहुत ही छोटा सा न्यूज था, बट ये काफी इंपॉर्टेंट था, आपको मालूम होना चाहिए था कि एक्जैक्टली ऑल टेरेन व्हीकल्स किस तरीके से काम करता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई। ये हमारे चारों आज के आर्टिकल्स थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि विच एक्ट डिफाइंस द माइनॉरिटीज इन इंडिया। सेकंड इज विच आर द 2 यूनियन टेरिटरीज विद हिंदूज एज माइनॉरिटी एज पर द सेंसस 2011। थर्ड इज विच आर द 2 इंडियन bases present in Antarctica for research purposes. Next is which body has been made responsible to manage Indian bases in Arctic and Antarctic. Next question is India is the largest exporter of fish products. True or false? And the final question is which 2 places have been chosen to deploy articulated all-terrain vehicle by India. ये आज के क्वेश्चन है। कल के क्वेश्चन को हम रिवाइज कर लेते हैं। कल के क्वेश्चन क्या कहते हैं? द फर्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच कंट्रीज आर कैपेबल ऑफ एंटी सैटेलाइट वेपन अटैक। नाउ हमें पता है कि इंडिया इज द लेटेस्ट एडिशन टू दिस पर्टिकुलर ग्रुप। इससे पहले वी हैव चाइना, रशिया और यूएसए, तीनों इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है अपार्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, देन वी हैव व्हिच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन नेम्ड एज स्पेस कमांड स्ट्रक्चर फॉर इंडिया। फॉर इंडिया की कौन सा मतलब बॉडी है, उसका नाम है डिफेंस स्पेस एजेंसी। याद रखना है आपको, इसरो इज नॉट अ डिफेंस मतलब स्पेस कमांड स्ट्रक्चर नहीं है हमारा डिफेंस स्पेस एजेंसी है, वो हमारा स्पेस कमांड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट इज भारत के इंडिया के टॉप 3 लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन कौन से हैं? वी हैव चाइना, यूएसए एंड थर्ड पे वी हैव यूएई। ठीक है, नेक्स्ट इज इंडिया ने कौन कौन सी कंट्री के साथ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर रखा है? तो वी हैव साउथ कोरिया, जापान एंड रिसेंटली हमने यूएई के साथ साइन किया था। नेक्स्ट इज कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ पार्ट ऑफ विच टाइगर रिजर्व। वी नो कि कोयना जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के अंदर प्रेजेंट है, कोयना जो है जो सह्याद्री टाइगर रिजर्व प्रेजेंट है उसी का एक्चुअली एक टाइप का पार्ट है। एंड फाइनल क्वेश्चन वाज कि एमआरसैम यानी कि जो हमारा यहाँ पर मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल था, वो उसका जो लैंड बेस्ड वेरिएंट है वो किस मिसाइल से लिया गया है और कौन सी कंट्री इस चीज को बनाती है? तो बराक मिसाइल, जो बराक 8 मिसाइल है उससे इसका वेरिएंट लिया गया है और ये इजराइल इसको बनाती है। ये थे हमारे आज के सारे क्वेश्चंस और सारे के सारे मतलब जो भी हमारे टॉपिक्स वगैरह थे, इसको हमने काफी डिटेल के अंदर हर एक चीज को डिस्कस करने की कोशिश किया। आई होप आपको सारी चीज समझ आ गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस कीप रिवाइजिंग ऑल द थिंग्स, स्टैटिक चीजों को आप रिवाइज कीजिए। ऑलमोस्ट मार्च यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, सो वी हैव अप्रैल प्लस मई, 2 महीने बचे हुए हैं। जून के फर्स्ट वीक के अंदर तो एग्जाम ही है, तो जस्ट टेक इन द नेक्स्ट 2 मंथ्स अपने जितने भी चीजें हैं हर एक सब्जेक्ट का एक सिंगल सोर्स पकड़िए और उस सोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। डोंट डाइवर्स योर सोर्सेस। आपने जो भी चीजें कंपाइल करके रखी हुई, जो भी चीजें कंप्लीट की हुई है, उसी चीज को फिर से कंपाइल कीजिए, फिर से उसको कंप्लीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। डोंट लीव एनीथिंग टू द चांस। ठीक है, डोंट एवर लीव। मिडिवल को नहीं छोड़ना है, ठीक है, एंशिएंट को नहीं छोड़ना है, मॉडर्न को नहीं छोड़ना है, आर्ट एंड कल्चर को नहीं छोड़ना है। सिमिलरली बहुत सारे लोग मिडिवल को छोड़ के जाते हैं और उस साल मिडिवल से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं। जस्ट डोंट लीव एनीथिंग। अच्छा, नेक्स्ट चीज, करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस नहीं देना है एज कंपेयर टू स्टैटिक। ऑलवेज सबसे पहले स्टैटिक का सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद करंट अफेयर पे आइएगा। करंट अफेयर को उतना ही इंपॉर्टेंस देना जितना उसका है। पिछले कुछ सालों से लगातार करंट अफेयर्स की वैल्यू डाउन हो रही है, हो सकता है कि इस बार फिर से इंक्रीज कर दे, बट द पॉइंट इज अगेन यू कांट टेक चांसेस। सबसे पहले स्टैटिक वाला पार्ट को कंप्लीट करना है, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस जो करंट अफेयर आप लगातार पिछले 3-4 महीने से पढ़ते आ रहे हैं उसी चीज को आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, अब ट्राई टू कंप्लीट करंट अफेयर ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर, कम से कम जनवरी 2021 से लेकर के जो अभी यानी कि मार्च 2022 है, इतना एक करंट अफेयर आपको करना है। इसके अलावा आप बाकी करंट अफेयर छोड़ सकते हैं अगर आप चाहे तो। ठीक है, सिंपली देखिए, सेफ रहने के लिए इंसान 2 साल करता है, बट एटलीस्ट इतना तो आपको करना ही करना है, जनवरी 2021 से लेकर मार्च 2022 तक का।
देखिए इसी चीज को ध्यान में रखते हुए 31 मार्च जो है यानी कि अभी 2 दिन के बाद उसके बाद क्या करेंगे फिर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हम अपना जो करंट अफेयर का डिस्कशन यानी कि जो शाम वाला डिस्कशन होता है द हिंदू वाला उसको हम कुछ दिनों के लिए पॉज कर देंगे। पॉज इसलिए कर देंगे बिकॉज यहाँ पर 31 मार्च के बाद एक्चुअली बहुत सारे जो करंट अफेयर है वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के काम का होगा नहीं। अगर क्वेश्चन मतलब आएगा भी तो वो बेसिकली मैक्सिमम वन को एक क्वेश्चन आ सकता है एंड दैट क्वेश्चन कैन बी कवर्ड जो हमारे प्रीवियस नॉलेज है उससे, ठीक है, कोई भी अभी न्यू चीज नहीं होने वाली है वैसे भी। सो जस्ट रिमेंबर एंड जस्ट ट्राई टू कवर एटलीस्ट मार्च तक का करंट अफेयर। यहां तक तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जस्ट एक एक चीज को आप बिल्कुल मतलब याद कर लीजिए, इसको बिल्कुल रट जाइए, ठीक है। और डोंट एवर इग्नोर स्टैटिक सब्जेक्ट्स, ठीक है, स्टैटिक सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो भी मार्च तक का करंट अफेयर है उसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कीजिए। डोंट लीव मतलब एनीथिंग फॉर द लास्ट मार्च के लिए या फिर अप्रैल मई के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है। ट्राई टू कंप्लीट एवरीथिंग राइट नाउ, ठीक है। सो ये था हमारा आज का। आई होप आपको सारी चीजें प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो प्लीज डू मेंशन देम इन कमेंट बॉक्सेस, हम उसको जल्दी से रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।